जो टिकटार्थी हैं और सिटिंग सांसद हैं वो गणेश परिक्रमा किसकी ज्यादा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की या गृह मंत्री अमित शाह की? मिश्रा की। दिल्ली से ही तय होना है। कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने हूबहू वही चीज कही थी, भाजपा से हम लड़ लेते, राम से कैसे लड़े। और आज भी वो चुनौती विपक्ष के सामने है, कांग्रेस के सामने है। कांग्रेस के स्टेट लीडर्स एक बात कहते रहते हैं, काफी स्टेट लीडर्स यूपी में खास तौर से, कि ऐसे हम सीट छोड़ते जाए तो एक समय आएगा कि इस पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जो यूपीए एरा का था उसको अगर कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं ईडी ने जो मामले दर्ज किए हैं विपक्षी नेताओं पर वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। 120 से ज़्यादा ऐसे नेता हैं आज की तारीख में जिनके ऊपर जांच चल रही है ईडी की, जिसमें से 115 से ज़्यादा ऐसे नेता हैं जो कि विपक्षी पार्टी के हैं, यानी कि 95% वो नेता हैं जो कि विपक्षी पार्टियों के हैं। अमेठी फिक्स करना पड़ेगा। अमेठी में राहुल गांधी लौट के आके लड़ेंगे, प्रियंका गांधी लड़ेंगी, रायबरेली में कौन लड़ेगा? सबसे पहले तो वो अपने गढ़ बचा लें। अभी तक कोई तय नहीं है कि अमेठी में राहुल गांधी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अगर आपको पता चले सबसे पहले मैं प्रांजल भाषा में एक इंट्रो दूंगा जिसमें राजनीति पर बहुत सारे अलंकृत शब्दों में कुछ बात होगी, फिर मेहमानों का परिचय कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि आज क्या क्या है। पर चेंज करते हैं थोड़ा सा, बस एक लाइन सुन लीजिए। राजनीति मुझे अक्सर लगता है कि उलट बांसियों का खेल है। जैसे हमारी जिज्जी की दी हुई ये टी शर्ट जिसमें कुत्ते के ऊपर बिल्ली सवार है, दोनों के ही चेहरे पर अजब सा भाव है। इसी भाव के साथ दाखिल होते हैं लल्लन टॉप के वीकली पॉलिटिकल शो में जिसका नाम है नेता नगरी और मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी। नेता नगरी में आज कई विषयों पर थोड़ी थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश पर बात करने के लिए चाहे वो विपक्षी गठबंधन की तैयारियां हों, सपा के साथ जाएगी कांग्रेस या बसपा के साथ जाएगी, राष्ट्रीय लोकदल का क्या होगा, अन्य छोटे दलों का क्या, और भाजपा के खेमे में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या तैयारी है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इंडियन एक्सप्रेस अखबार के स्पेशल करेस्पॉन्डेंट जो लखनऊ से ऑपरेट करते हैं, लालमणि वर्मा जी। लालमणि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार लालमणि जी, सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि बसपा की तरफ से क्या कुछ फीलर भेजे गए हैं? क्या कांग्रेस और बसपा में एक बैक चैनल टॉक चल रही है? शुरुआत तो हुई थी और कांग्रेस की तरफ से कुछ लोगों ने ये बात करने का प्रयास भी किया था। बसपा में जो मेरे सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि मायावती जी को अप्रोच किया गया था, बट अभी मायावती जी ने कुछ उस पर हाँ या ना कुछ कहा नहीं है। हालांकि जो बसपा के अधिकतर नेता हैं वो चाहते हैं कि अलायंस हो जाए, मतलब इंडिया अलायंस में बीएसपी को आना चाहिए। लालमणि जी, जब आप ये कह रहे हैं कि बसपा के नेताओं की ये राय है, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स में 90s से बसपा के नेताओं को देख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बदलते रहते हैं हर 5-8 साल में मायावती के इर्द गिर्द के नेता, है ना। कभी कांशीराम जी के समय ये जंग बहादुर हुआ करते थे, राज बहादुर हुआ करते थे, सोनेलाल पटेल हुआ करते थे, है ना। और आगे बढ़े तो चौधरी साहब आर.के. चौधरी हुए, और आगे बढ़े तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हुए, और बाबूलाल कुशवाहा हुए, गयादीन अनुरागी हुए, है ना। ये तो जिसको हम लोग बांदा का ट्रोइका कहते हैं। एक आज की तारीख में आकाश आनंद या उनके पिता और मायावती के भाई आनंद कुमार के अलावा बसपा के कौन से नेता हैं जिनसे मायावती सलाह लेती हैं, जिनके कहे का कुछ वजन है पार्टी में? देखिए, सलाह तो वो लेती हैं, जरूर सलाह लेती हैं, मगर किसके कहने पे क्या डिसीजन लेंगी या उसकी बात को मानेंगी ये तो कोई पक्का नहीं है। क्योंकि जैसा मुझे लोगों ने बताया कि बहन जी निर्णय अपने सारी चीजें तौल मोल के, सारे सुझावों को तौल मोल लेती है और निर्णय स्वयं लेती है। तो लोगों का अपना ये व्यू है कि बीएसपी को आना चाहिए, इंडिया अलायंस में आना चाहिए, उनकी राय है। बट मायावती आएंगी या नहीं आएंगी अल्टीमेट डिसीजन उन्हीं का होगा। तो लोगों की ये राय है पार्टी में कि आना चाहिए, क्योंकि आपने एक बात सही कही कि लोग आते गए छोड़ते गए, लेकिन आज के युग में, आज की राजनीति में जो इनके साथ सांसद है, आप देखिए कि सभी सांसद इनके फर्स्ट टाइम एमपीज है, जो कभी पहले किसी और पार्टी से लड़े या नहीं लड़े,
तो उनकी आज की डेट में उन्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए कि हमें अगला इलेक्शन जीतना है। उन्हें लगता है कि हम अकेले पे वो उनके 13% दलित वोट को लेके हम उस पर नहीं जीत पाएंगे, हमें चाहिए साथ में हमें एड ऑन करना पड़ेगा, मुस्लिम वोट भी करना पड़ेगा, अदर ओबीसी को भी ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए हमें चाहिए जब इंडिया अलायंस होगा जिसमें कांग्रेस, इसमें अगर सपा एक अल्टरनेटिव दिख रही है, कांग्रेस के साथ जोड़ रही है, तो एक वही फोर्स दिखेगी जो बीजेपी को चैलेंज कर रही है। तो उस केस में आप राम मंदिर देखिए बन रहा है, तो मुस्लिम एक बार अभी 22 जनवरी के बाद पोलराइजेशन और स्ट्रांग होने वाला है, तो वो मुस्लिम उधर ही जाएगा, जैसे 2022 में भी हुआ था जब सपा मजबूत दिख रही थी, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम के साथ गए, बसपा को केवल एक सीट मिली, उसका वोट परसेंटेज भी डाउन हो गया। तो ऐसे में इसलिए एमपीज को लगता है कि अगर हमें चुनाव जीतना है तो बसपा के साथ बसपा को इलाज करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो देखिए कई शायद होता है सिटिंग एमपी वो पार्टी बदल गए जी। और ये आंकड़ों और रिजल्ट से भी जग जाहिर है, 2014 में 0 सीटें आई, 2017 में विधानसभा चुनाव में भी बसपा का बुरा हश्र हुआ, 2019 में जो 10 सीटें आई सबको पता है कि वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन के चलते आई, सपा 5 की 5 पे रह गई और ये 0 से 10 पर पहुंच गए। इन 10 सांसदों में भी ऐसा सुनने में आता है कि कई लोग हैं जो सपा या इंडिया ब्लॉक के पाले में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, सत्य है क्या? मेरी सबसे तो नहीं बात हुई, कुछ से बात हुई जो चाहते हैं कि हाँ हमें जाना चाहिए, और हो सकता है एक दो पार्टी बदल भी सकते हैं, जिन्होंने खुल के भी कहा कि अगर अलायंस नहीं होगा तो जीत नहीं पाएंगे, तो फिर इससे अच्छा उधर चलो ना जहां पे जीतने की चांसेस ज्यादा है। जी जी। कांग्रेस की तरफ से किसने मायावती जी को संदेश भेजा, कौन बातचीत करने में था? ये स्टेट यूनिट के लेवल पे लोग थे या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के दूत थे? राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से बात हुई थी, राष्ट्रीय नेतृत्व किसी ने अप्रोच किया था। अच्छा, और इसी बिंदु पर मैं ये समझना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी कितनी कॉशियस है इस चीज को लेकर कि कांग्रेस का मूव क्या होगा, और सपा अभी कितनी सीटें ऑफर करने को राजी है? क्योंकि आज ही मैं पढ़ रहा था कि नदीम जी हैं नवभारत टाइम्स अखबार के नेशनल पॉलिटिकल एडिटर, उनकी एक ट्वीट की, कांग्रेस 2009 की 21 सीटों वाले मुगालते के हिसाब से सीटों की डिमांड कर रही है। दूसरा, फिर हमने कल एक अपडेट देखा कि जो अब राहुल गांधी मणिपुर टू मुंबई यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके हमने पड़ाव देखे कि वो दाखिल होगी बनारस, फिर इलाहाबाद, प्रयागराज, उसके बाद अमेठी, रायबरेली जो इनके किसी ज़माने में गढ़ हुआ करते थे, और उसके बाद बरेली जहाँ से कभी एरन साहब चुनाव जीते थे 2009 की बात करें, और उसके बाद ये अलीगढ़ होते हुए फिर राजस्थान में और इधर एमपी वाले इलाके में दाखिल हो जाएगी। तो कांग्रेस और सपा के बीच कुछ अभी अनौपचारिक औपचारिक बातचीत, और सपा के खेमे में कितनी रियायतें देने का मूड है? अभी तक जो ब्रॉडली बातचीत हुई है उसमें बस सपा तो अपने पास मैक्सिमम सीटें रखना चाहती है, मतलब 60 से 65 के पास अपना रखना चाहती है। हालांकि जो लॉजिक कांग्रेस दे रही है ऑलमोस्ट सेम लॉजिक सपा का है। भाई कांग्रेस ये कह रही है कि हम 2009 में जीत चुके हैं इतनी सीटें, 20 सीट हम 2009 में जीते, 4 में जीते, तो हम जीत सकते हैं, अगर मिलकर लड़ेंगे जीत सकते हैं। सपा भी, अगर भाई कांग्रेस की 1 सीट है उत्तर प्रदेश में, तो सपा की भी कुल 5 ही सीट है, आज की डेट में 3 ही सीट है, तो कोई बहुत मजबूत पोजीशन में नहीं है अगर आप आंकड़ों को देखेंगे, सीट के आंकड़े। तो 2009 में ही सपा भी बड़ी पार्टी थी, 18, 20, 22 सीटें आती थी यूपी में, 2004 में भी सपा की एक समय था, तो उस पुराने आंकड़ों को देखिए तो लगभग दोनों एक ही उस पे है। हाँ, ये और है कि आज की डेट में वोट शेयर सपा के पास ज्यादा है, और उनकी विधानसभा चुनाव में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रही कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के मुकाबले। हाँ, वो इसलिए क्योंकि सपा ने, अखिलेश यादव ने एक काम ये किया कि छोटे छोटे दलों को जोड़ा, एक अम्ब्रेला अलायंस बनाया ओबीसी का, और उसमें जो सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, इस तरह से जो बड़े बड़े नेता जब गए तो एक पब्लिक में मैसेज दिया कि हाँ इसका मतलब लगा कि सपा आ रही है। तो जो लोग एंटी बीजेपी वोट करने वाले थे उनको लगा कि हाँ ये सपा ही है जो बीजेपी को हरा सकती है, तो चलो उसकी तरफ चलते हैं, तो वो एक वोट बढ़ गया। इस समय अखिलेश यादव, जब देखिए इन्होंने वापस वही स्टडी शुरू की है, महादल को पकड़ वापस जोड़ा है, कृष्णा पटेल को साथ में रखा है, अभी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग अभी कृष्णा अपना दल कमेरावादी कृष्णा पटेल को साथ लेके गए, फिर छोटी छोटी इंकलाब पार्टियां, एकलव्य पार्टी, सबसे छोटी छोटी पार्टियों के कार्टूनों में जा रहे हैं, उनको लोग जोड़ रहे हैं, उनका समर्थन इकट्ठा कर रहे हैं, उससे इनकी अपनी खुद की बार्गेनिंग पावर बढ़ रही है, क्योंकि जब उनके पास ज्यादा अदर ओबीसी के वोट होंगे तो उनकी कांग्रेस सामने बार्गेनिंग करने की पोजीशन ज्यादा अच्छी होगी। मतलब इस तरह की रणनीति है कि ये जो छोटे दल हैं जिनके 2-3 जिलों में प्रभाव हैं, जैसे कृष्णा पटेल को फूलपुर की सीट दे दी जाए,
है ना। हाँ। महान दल को एक सीट दे दी जाए जहाँ पे कुशवाहा समाज के या मौर्य समाज के वोट की बहुतायत है। एकलव्य दल को गोरखपुर बिल्कुल। के आसपास की एक सीट दे दी जाए। नोनिया चौहान समाज को देखते हुए संजय चौहान को एक हाँ। चंदौली के आसपास की सीट, ऐसी रणनीति बिल्कुल। है। हाँ, वो रणनीति है। उसमें ज्यादातर ये हो, मैक्सिमम जो बात मेरी बातचीत हुई उसमें ये है कि वो सीट उनको देंगे बट सिंबल उसमें सपा का होगा। ताकि बाद में असुविधा ना हो। हाँ, ताकि बिल्कुल कई कई बार होता है कि अगर कोई नई पार्टी आई और जैसे जनवादी पार्टी है वहां पे संजय सिंह चौहान जी की, वो अभी उसका नया सिंबल है, अभी उसका सिंबल इनफैक्ट अलॉट भी नहीं हुआ, पार्टी उन्होंने नहीं बनाई है, तो उसके सिंबल पे जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा। अगर अखिलेश यादव वहां प्रचार करने नहीं गए तो वो पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसके समर्थन से लड़ रहा है। बिल्कुल। तो इस बेटर की सपा के सिंबल पे लड़ जाओ तो ठीक है, वहां पे माहौल रहेगा। खुद अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी अभी कितनी है? और अगर ऐसा होता है तो वो मैनपुरी से लड़ेंगे जो अपेक्षाकृत उनके लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है, या कन्नौज में जाकर ताल ठोकेंगे? कन्नौज को लेकर भी बहुत चर्चाएं चल रही हैं। भाजपा के खेमे में ये चर्चा है, एक कि सुब्रत पाठक कंटिन्यू करेंगे, दूसरा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण को वहां से टिकट दिया जाए और एक सामान्य सीट से दलित चेहरे पर दांव लगाया जाए। जी जी, नहीं देखिए, अखिलेश यादव का तो मुझे जो लग रहा है कि 99% है कि वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि देखिए जब 2022 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा तो एक लगता है पब्लिक में जाता है कि हाँ नेता सीरियस है, लड़ रहा है, खुद भी मैदान में उतर रहा है, मोमेंटम बिल्ड मैसेज होता जाता है। है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो जब वो खुद उतरेंगे और इसीलिए वो एक सेफ सीट देख रहे हैं, और उन्होंने लोकल में कन्नौज के लोगों को बोल भी दिया ऑलमोस्ट है कि कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो सेफ सीट है, वहां वो लड़ेंगे। मैसेज ये है कि वो स्वयं मैदान में है, बाकी जब वो प्रचार करते रहेंगे, बाकी सीटों पे जाते रहेंगे, अलायंस पार्टी के साथ कैंपेन करेंगे। कन्नौज उनकी सेफ सीट है, उनके लिए इजी रहेगा। नहीं, आपको लगता है कि अखिलेश यादव के लिए कन्नौज सेफ सीट है? बिल्कुल है, अभी है। देखिए आप पिछली बार देखिए जब माहौल इतना अच्छा था बीजेपी के लिए, जब सुब्रत पाठक वहां पे जीते तो वोट का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था, आई थिंक 8 या 12-20 हजार का कुछ बहुत ही कम मार्जिन से जीते, हाँ जी, बहुत कम मार्जिन से वो थी। और डिम्पल यादव और अखिलेश यादव में अंतर है, स्टेचर का अंतर है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी एक्सेसिबिलिटी अलग वो है, लोग मानते हैं, वर्कर्स का मोबिलाइजेशन तो और वो सारी वोट का शिफ्ट आएगा ही। ऊपर से जब कांग्रेस उसमें होगी, कांग्रेस साथ में होगी, आखिर में बसपा और कांग्रेस के बीच में जब अगर दलित वोट को देखना होगा तो दलित भी अगर देखेगा जो एंटी बीजेपी जाने का उसमें होगा, वो कांग्रेस की तरफ जाएगा। उसे दिखेगा मायावती अगर अलग लड़के नहीं हरा पा रही है तो चलो उधर चलते हैं कांग्रेस की तरफ, तो उस पोजीशन में फिर अखिलेश यादव उधर स्ट्रांग होगा। नहीं, आप लालमणि जी ये कह रहे हैं कि अगर बसपा का सपा और कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं होता है तो जो बसपा का कोर वोटर है, अगर मैं कन्नौज की ही लोकसभा की फॉर एग्जांपल बात करूं, जाटो समाज का जो वोटर है वो आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के बजाय सपा में ड्रिफ्ट होगा? क्योंकि जब हमने 2019 के बाद 2022 में हम कन्नौज के गांव में घूमे और हमने दलित समाज के लोगों से बात की तो उन्होंने कई ने हमसे ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि ठीक है बहन जी ने गठबंधन कर लिया था लेकिन हम सपा को वोट नहीं दे सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा था। और भाजपा पर भी उन्होंने इल्जाम लगाया कि जब से बसपा सत्ता से बाहर हुई, ये देख लीजिए हमारे न खड़ंजे दुरुस्त हुए न कुछ हुआ है। तो वो दोनों ही पार्टियों से खफा थे, एक बड़ा वर्ग। हाँ लेकिन नहीं, देखिए धीरे धीरे समय के साथ जो दलित वोटर है, खासतौर पे जो नॉन जाटो दलित वोटर है, अगर बहन जी पावर में नहीं आ रही, पावर से दूर जा रहा है, तो उसे लाभ कहाँ मिलेगा? भाई यादव जी जैसे चाहता है कि हमारी पार्टी सत्ता में रहे, दलित भी चाहता है हमारी पार्टी सत्ता में रहे। अगर बहन जी पार्टी में आती हुई नहीं दिख रही है और जिस हिसाब से पार्टी के वोट शेयर डिक्लाइन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी तो एक अल्टरनेट ऑप्शन देखेगा ना। हमारे साथ कौशिक डेका जुड़े हैं, इंडिया टुडे मैगजीन से हैं कौशिक डेका जी। कौशिक जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं। यूपी को लेके कांग्रेस के कैंप में क्या डिस्कशन है? यूपी में एक नया आप लोगों ने देखा होगा, एआईसीसी इंचार्ज अपॉइंट किया, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज अविनाश पांडे जी को, जो काफी पुराने कांग्रेसमैन है। वो लाइमलाइट में ज्यादा नहीं रहते, झारखंड के बाद उन्हें यूपी का जिम्मा दिया गया है और कहा जाता है, और जहां तक मुझे पता है वो राहुल गांधी के पसंदीदा नेता है, क्योंकि वो ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आते, अपना काम करते हैं चुपचाप और हाईकमान को रिपोर्ट करते हैं। तो बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं है कांग्रेस को कि यूपी में कुछ बहुत अलग होगा। और आज मैं ऐसे ही कैलकुलेशन कर रहा था
कि कल अगर मीटिंग का देखा जाए तो 255 सीट में कांग्रेस कॉन्टेस्ट करने की बात कर रहे हैं। खरगे जी ने बताया कि हमें 55 सीट्स में फोकस करना चाहिए। हालांकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा सीट, लेकिन आप अगर एक कैलकुलेशन करें, उनमें से 128 सीट तो ऐसे है जिनमें उनके पास बीजेपी के अतिरिक्त कोई चैलेंजर है नहीं। जो आप हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में भी अभी बीजेपी के साथ जेडीएस जोड़ गया है, तो इट इज ए कांग्रेस वर्सेस बीजेपी गेम। तो इन 128 सीट्स में आप इक्का दुक्का आपके चैलेंज को लेके, कांग्रेस के पास कोई चैलेंजर नहीं है, तो ये 128 तो 255 से चला गया, तो रह गए 127 सीट्स। इसके बाद आपको बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जहां पे कांग्रेस इंडिया जो अलायंस है, इंडिया अलायंस का कोई इम्पैक्ट नहीं है। जैसे आप असम को ले सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स ले सकते हैं, उड़ीसा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। तो इन स्टेट्स में कोई इम्पैक्ट नहीं है, और लगभग मेरे हिसाब से 98 सीट्स है। हरियाणा भी आप इनमें जोड़ सकते हो। टोटल 98 सीट्स है। इन 98 सीट्स में भी कांग्रेस को इंडिया पार्टनर्स के साथ सीट अलायंस या सीट शेयरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो लगभग आपका 128 और 98 जोड़ के 226 सीट्स तो कांग्रेस अपने हिसाब से कॉन्टेस्ट कर सकते हैं जैसे चाहे। तो 255 में से सिर्फ 226 तो निकल गया, तो 29 सीट मुझे नहीं लगता बहुत दिक्कत होगा मिलने में पोजीशन के बाकी लीडर से, मतलब बाकी अलायंस पार्टनर से, जो कुल मिला के 10 स्टेट्स में बटे हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इन स्टेट्स में जहां तक मेरा ख्याल है 303 सीट्स है। 303 में से कांग्रेस मांग रहे हैं, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आंकड़ा देखा जाए तो सिर्फ 29 सीट ही मांग रहे हैं। तो इसमें बहुत मुश्किल मुझे नहीं लगता है। तो यूपी में, अगर यूपी के बात पे आ जाए हम जी, तो यूपी में 80 सीट है। 80 सीट में से कांग्रेस के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 10 सीट तो उनको मिलना चाहिए, कम से कम। लेकिन मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी 10 में भी एग्री करने के लिए तैयार है। लेकिन साथ में कल मीटिंग में और इससे पहले मीटिंग्स में भी कांग्रेस के स्टेट लीडर्स एक बात कहते रहते हैं, काफी स्टेट लीडर्स, और यूपी में खास तौर से, कि ऐसे हम सीट छोड़ते जाए तो एक समय आएगा कि इस पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लास्ट टाइम भी कांग्रेस ने फुल स्केल इलेक्शन नहीं लड़े थे, तो जब आप चुनाव लड़ते ही नहीं हो उस जगह पे, तो दो बातें होते हैं। एक तो लोगों के मन से आप हट जाते हो, दूसरे उस एरिया में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में या डिस्ट्रिक्ट में जो सालों से काम कर रहे हैं, बहुत सारे कांग्रेस वर्कर्स है, डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि कहीं टिकट मिल जाएगा या कोई पोस्ट मिल जाएगा या कुछ तो होगा। जब ये किसी दूसरे पार्टी को चले जाते हैं तो एक बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है, निराशा आ जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये नहीं कि इमीडिएट इलेक्टोरल बेनिफिट्स मिले ना मिले, जहां पे ये तय है कि पार्टी का संभावना अगर साथ मिलके जीते या ना जीते कुछ है नहीं, तो ऐसे स्थिति में सीट छोड़ देने की जो बात होते हैं, और वो भी ऐसे होता है कि जहां पे कांग्रेस को अपर हैंड ना मिले, कि एक नेशनल पार्टी को हम 10 सीट देंगे या 5 सीट देंगे, तो ऐसे में वो 5 भी ना लेके खुद ब खुद कॉन्टेस्ट करे तो क्या नुकसान है। क्योंकि अगर गौर से देखा जाए, आप देखिए कांग्रेस के पास अभी भी, जैसे मैंने गिना के बोला, 226 सीट्स ऐसे हैं जहां पे वो खुद फैसला ले सकते हैं कि हम लड़े ना लड़े, कैसे लड़े। और इन 226 सीट्स में अगर कांग्रेस 30-40% भी परफॉर्मेंस दिखाए, फॉर इंस्टेंस अगर ये 6 स्टेट जो मैं कहता रहता हूँ, या 7 स्टेट कर्नाटका को लेके जहां पे 128 सीट्स है और डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। लास्ट टाइम कांग्रेस ने सिर्फ 4 सीट जीते, 128 में से 4। कांग्रेस अगर इस आंकड़े को 30-35 तक भी ले आ सकते हैं, मैं 50% की भी बात नहीं कर रहा हूं, तो भी कांग्रेस की काफी अच्छा परफॉर्मेंस। कौशिक अलायंस में जो कौशिक नंबर्स में ये सब ऐसे लग रहा है पॉसिबल है, लेकिन दोनों ही हम सिचुएशन देख चुके हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया गया,
एक सीट मोना मिश्रा की जीती गई जिसमें सपा की मदद लगी, और दूसरी सीट एक लोकल अपने दम पर, चूंकि वो लगातार लड़ रहे थे, हार रहे थे, तो कुल जमा 2 सीटें। अगर कांग्रेस को लगता है कि यूपी में वो हेड ऑन ले सकते हैं, तो सबसे पहले तो उनको अमेठी फिक्स करना पड़ेगा। अमेठी में राहुल गांधी लौट के आके लड़ेंगे, प्रियंका गांधी लड़ेंगी, रायबरेली में कौन लड़ेगा? सबसे पहले तो वो अपने गढ़ बचा लें। अभी तक कोई तय नहीं है कि अमेठी में राहुल गांधी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, ना प्रियंका गांधी के बारे में कोई फैसला हुआ है। और यही पे डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी में, कि कांग्रेस बहुत सारे ऐसे फैसला, अगर राहुल गांधी को लड़ना भी है अमेठी से या नहीं लड़ना है, तो तय बहुत पहले से करना चाहिए। अगर नहीं लड़ रहे, कि कोई ऐसे उम्मीदवार वहां पे खड़ा करे, उनको नर्चर किए। क्योंकि आप देखिए, उत्तर प्रदेश की बात अगर कर रहे हैं, कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ये बुरा हाल सिर्फ ये बीजेपी आने के बाद से नहीं हुआ, 2014 से नहीं हुआ। इनफैक्ट आप 90s से लेके आप उत्तर प्रदेश से कांग्रेस कितने एमपी जीत के आते हैं, वहां से बड़े बड़े नेता हुए हैं, लेकिन आप ग्राउंड लेवल में देखिए, कांग्रेस कभी भी एक टॉप परफॉर्मर नहीं रहे उत्तर प्रदेश में, सिवाय 2009 में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था। बट वो भी 80 सीट में से वो अच्छा परफॉर्मेंस आप गिन के देखिए 1/4 भी शायद कांग्रेस कॉर्नर कर पाए। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक नेशनल पार्टी कहलाते हो, और जो सबसे बड़ा स्टेट है देश का उत्तर प्रदेश, जिसमें 80 सीट है, वहां पे आपका परफॉर्मेंस जो गिरावट है वो सिर्फ लास्ट 10 साल की नहीं है, वो ऑलमोस्ट 4 दशक का गिरावट है। कहीं ना कहीं आपका ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश जो यूपीए के गवर्नमेंट 10 साल रहे हैं, एक उनके पास एक मौका था, क्योंकि आप जब सत्ता में होते हो केंद्र में, तो आप बहुत तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन हमने क्या देखा कि राहुल गांधी जो सबसे बड़ा नेता है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ही होल्ड नहीं रख पाए। मतलब जो लीडरशिप है और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ग्रास रूट वर्कर्स है, उनमें कोई ना कोई डिस्कनेक्ट है। और वो डिस्कनेक्ट सिर्फ राहुल गांधी का अमेठी के कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके ही नहीं, बाकी जितने भी नेता है, आप नाम ले लीजिए कांग्रेस के बड़े नेता उत्तर प्रदेश से, और उनके ग्राउंड प्रेजेंस और परफॉर्मेंस देखिए, पॉलिटिकल परफॉर्मेंस। क्या वो एक बड़ा रैली करवा सकते हैं? क्या वो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं? आगरा की बेल्ट में इनके पास क्या सिचुएशन? आगरा की बेल्ट में इनके पास राज बब्बर हैं, उनकी सक्रियता कितनी है कितनी नहीं सबको दिख रहा है। फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद हैं, वो दिल्ली में हैं, मीटिंग्स में रहते हैं, पर फर्रुखाबाद में उनका कितना स्टेक है। आरपीएन सिंह छोड़ के चले गए, जितिन प्रसाद छोड़ के चले गए, श्री प्रकाश जायसवाल उम्र दराज हो गए हैं, है ना। रीता बहुगुणा जोशी कब की चली गई छोड़ के भाजपा में, और फिर उनके बेटे सपा में भी चले गए। इमरान मसूद का पार्टियां बदलने का दौर लगातार चलता ही रहता है। तो हमें तो कोई टिका हुआ नहीं दिख रहा है। एक प्रमोद तिवारी हैं जो अपना प्रतापगढ़ जिले की अपनी एक सीट बचाए हुए हैं, और राज्यसभा में उसी के भरोसे थे। एक खबर यह भी चली थी कौशिक की, क्या इटावा जैसी किसी सीट से, इटावा सुरक्षित सीट है, मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ सकते हैं? एक दफा ऐसा हुआ था जब कांशीराम जी वहां चुनाव लड़ने गए थे और जीते भी थे। मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा दूर की कौड़ी है तो फैलते रहते, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई बड़ा दिग्गज नेता ऐसे उतरेंगे किसी भी सीट से, अपने सुरक्षित सीट छोड़ के। कांग्रेस, मुझे जहां तक पता है, हालांकि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की जिम्मा छोड़ दिया है, लेकिन उनके इनपुट्स काफी रहेंगे। और अविनाश पांडे जी जो अभी आए हैं, जैसे मैंने कहा, वो उनके राहुल गांधी के साथ बड़ा अच्छा इक्वेशन भी है, और वो ग्राउंड में रह के बिना आवाज के काम करना पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है इस बार कोशिश ये भी होंगे कि कुछ नए नए नाम को टिकट देने की कोशिश करेंगे, जो एक क्योंकि इस इलेक्शन के बाद, ये स्टेट असेंबली इलेक्शंस के बाद, ये एक बात टीम राहुल कहे या जैसे भी कहे, कांग्रेस के जो एक सोच है, कांग्रेस के जो टॉप कमांड के सोच है, ये है कि अब बहुत हो गया है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, आगे की देखना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई भी सुझाव में वो लोग अमल करेंगे, और जरूरत भी नहीं लगता है, क्योंकि अगर जीतना है उत्तर प्रदेश से, तो जो वहां के लीडर्स है उन्हीं को आगे बढ़ना होगा, और यही कोशिश है। और जहां तक मुझे लगता है, ये जो अविनाश पांडे जी का अपॉइंटमेंट हुआ है, ये एक सिग्नल भी है कि उत्तर प्रदेश की जो भी दिशा
होगा वो राहुल गांधी खुद भी संभालेंगे बहुत। बसपा से कौन बात कर राहुल रहा है? गांधी का संभालने का मतलब है प्रियंका गांधी भी उसमें शामिल होंगे। बसपा से कौन बात कर रहा है? बसपा और राष्ट्रीय लोकदल से जयंत चौधरी और मायावती से कौन बात कर रहा है कांग्रेस की तरफ से? देखिए कौन बात कर रहा है ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग लोग बात करते हैं। ऐसे नहीं होता है कि एक अगर ऐसे होता तो बहुत हद तक सही भी होता कि कांग्रेस के मल्टीपल चैनल्स है। जो एक प्रॉब्लम है कि बाकी पार्टियों को कांग्रेस के साथ कम्युनिकेट करने में दिक्कत होता है। लेकिन जब से मल्लिकार्जुन खड़गे आए हैं एक डिफरेंस ये हुआ है कि जितने भी एलाई पार्टनर्स है अभी के है और प्रोस्पेक्टिव एलाई पार्टनर्स है उनको एक कम्युनिकेशन चैनल मिल गया है, जो राहुल गांधी के साथ काफी दिक्कत था क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट है इन कम्युनिकेशन। और जो एक पॉलिटिकल बातचीत जिस तरीके से होते हैं ट्रेडिशनल तरीका जो है एटलीस्ट भारत में जिस तरीके से होता है वो उसमें राहुल गांधी थोड़ा सा पीछे थे। मैं गलत सही नहीं बोल रहा हूँ बट वो पीछे थे, तो इसलिए अब वो जो ट्रेडिशनल नेता है एलाई पार्टनर्स के उन लोगों को एक बातचीत करने में खड़गे के ऑफिस से या खड़गे के साथ आसानी होती है। और जो इंडिया अलायंस हुआ है इनफैक्ट वो अलायंस होने में भी खड़गे जी का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनके जो तौर तरीके है वो ट्रेडिशनल तौर तरीका है। तो मायावती के साथ बातचीत हो रहे हैं वो राहुल गांधी के मैं ऑफिस से नहीं बोलूंगा बट राहुल गांधी के लोगों से भी हो रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी कोशिश की अपने वुमेन कार्ड से बात आगे बढ़ाने की, लेकिन अभी तक कुल नतीजे में नहीं पहुंचा है। और एक तरह से कांग्रेस के लोगों के बीच में ये सोच भी है कि मायावती शायद ही कांग्रेस के साथ जुड़ने की कोई इच्छा है मायावती की, क्योंकि कांग्रेस के काफी लोग ये सोचते हैं कि मायावती जी का जो साठगांठ है वो बीजेपी के साथ ही है, सामने आके बोले ना बोले। और दूसरी बात है इंडिया अलायंस में एसपी है जी, कांग्रेस को ये लगता है नहीं जुड़ेंगे। कांग्रेस को ये लगता है उधर बंगाल में अधीर रंजन चौधरी को लगता है कि ममता बनर्जी की साठगांठ मोदी के साथ है। आई विल कम टू दिस। हमारे साथ नीरजा चौधरी जी जुड़ चुकी हैं, बहुत सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर रही हैं, कॉलमिस्ट हैं। नीरजा जी आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले लालमणि जी, उत्तर प्रदेश में भाजपा के खेमे में क्या तैयारी चल रही है और इस बार बीजेपी जिन सीट्स को अपने लिए सेफ मानती है उनमें कौन से पैराशूट कैंडिडेट्स या केंद्रीय नेतृत्व वाले कैंडिडेट्स आ सकते हैं? कई सीटें हैं जिन पे ये चर्चा चलती रहती है कि इलाहाबाद से कौन लड़ सकता है, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ये बीजेपी के लिए कंफर्टेबल सीटें मानी जाती हैं हाल के वक्त में। नामों की कुछ चर्चा हो रही है वहां? तो इस समय जो बड़ी चर्चा है वो ये है कि कुछ सीटों पर प्रत्याशी बदल लेती सिटिंग एमपीज की टिकट काटने की, क्योंकि एंटी इंकम्बेंसी भी काफी है उनके अगेंस्ट वहां पे। जब वो पहली बार, वो भी ज्यादातर ऐसे हैं जो पहली बार एमपी बने, एक बार या दो बार, और एमपी बनने के बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गए, उन्होंने फिर कंस्टिट्यूंसी का समय नहीं दिया। तो उसको काउंटर करने के लिए या कई बड़े नेताओं के खिलाफ देखा एंटी इंकम्बेंसी है, तो इन जो लिटिल नोन फेसेस हैं उनको, जो एमपीज हैं, उनके टिकट काट के वहां पे किसी दूसरे को देके एक मौका देके, एक बड़ी चर्चा ये है। और ये लगभग है कि ऑलमोस्ट 12, 15, 20 सीटों तक टिकट कट सकते हैं, ऐसा मेरा पार्टी के लोगों से रिपोर्ट्स है जी। बाकी अभी तो उनका मेन फोकस आप देखिए रहा है कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, अभी तो पूरी बीजेपी उसमें लगने जा रही है। अगला 2 महीने तक, 1.5 महीने या 2 महीने पूरा चलेगा इलेक्शन से पहले इसी पे। बाकी उनका तो अपना जो रूटीन का है, अलायंस को साथ लेके मीटिंग शुरू ही हो गई है। अभी देखिए रुपया जी मिलने गई थी, फिर उस प्रकार राजभर मिलने गए, कल निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं वहां दिल्ली में अमित शाह से। तो ये सब चल रहा है। बाकी उनके वही पन्ना प्रमुख और जो कुछ रूटीन का उनका चलता रहता है वो सब कुछ चल रहा है। योगी आदित्यनाथ और भूपेन्द्र चौधरी के बीच सब दुरुस्त है। जब स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे तब तो इतना ज्यादा संयोजन हो गया था कि संगठन में सुनील बंसल थे और दिल्ली में अमित शाह जो विशेष रुचि रखते हैं, उनको लगा कि ये संगठन सरकार को ज्यादा ही हिल मिल गए हैं। मुझे जैसा लोगों ने बताया है वो ये कि इस समय कोऑर्डिनेशन ज्यादा बेटर है। अच्छा, पुराने प्रदेश अध्यक्षों के मुकाबले इस समय कोऑर्डिनेशन बेटर है। बढ़िया। और ये चर्चा कि लखनऊ में कितनी है कि सुनील बंसल को नए सिरे से यूपी में तैनाती मिलेगी? नहीं, ऐसे अभी कुछ है। अच्छा, अभी वो युवा मोर्चा के ही प्रभारी महासचिव हैं। नीरजा जी हमारे साथ जी राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे आए हैं, राष्ट्रीय महासचिव बने, पूरी वेस्ट बंगाल जैसा क्रूशियल स्टेट उनको दिया गया है, तेलंगाना उधर। तो
अभी उनका फोकस मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल को देखते हुए उनका उधर ही होगा। अच्छा, और जो टिकटार्थी हैं और सिटिंग सांसद हैं वो गणेश परिक्रमा किसकी ज्यादा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की या गृह मंत्री अमित शाह की? अमित शाह की। दिल्ली से ही तय होना है। जी जी, बढ़िया। नीरजा चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गई। नीरजा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। मैम आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ जी जी, धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आपने इस पूरे राम मंदिर आंदोलन को बिल्ड होते देखा है। 80 में वाजपेयी साहब भाजपा बनाते हैं, दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर सारी रार ठनती है, बाबू जगजीवन राम को नीलम संजीव रेड्डी न्योता नहीं देते हैं, वो सब हमने कहानियां सुनी। और 80 से 84 के बीच भाजपा और संघ के बीच जिस तरीके का संयोजन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, ये भी सुना। हमने राजनीतिक इतिहासकारों से ये भी सुना कि किस तरह से संघ का इनडायरेक्ट सहयोग रहा 84 के चुनाव में कांग्रेस के लिए। इस पर भी बहुत विस्तार से बात हुई। और उसके बाद से फिर हमने देखा कि किस तरीके से ये राम जन्मभूमि का आंदोलन मजबूत होता है। बीजेपी को इससे कितना लाभ हुआ ये भी देखा 89-91 में, और नए सिरे से अब लाभ होता दिख रहा है। एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है देश में, एक बड़ा जनमानस है जो मान रहा है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया लेकिन सारी बाधाओं को हटाने का काम बीजेपी ने किया। और बीजेपी इसको एक पॉलिटिकल कैपिटल के तौर पर, जो कि ये उनकी कोर प्रॉमिसेस में से एक था, 370 राम मंदिर और कॉमन सिविल कोड पर चर्चा शुरू हो गई, 370 और राम मंदिर पर डिलीवरी हो रही। सो दे आर बिल्डिंग ए ह्यूज मोमेंटम, चाहे पूरा संघ परिवार हो चाहे बीजेपी हो, इसके इर्द गिर्द। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इतनी बड़ी वेव हो सकती है दैट दिस कैन बुलडोज एक 10 साल की इनकम्बेंसी को, या जहां पे कास्ट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से फिट नहीं बैठ रहा है वगैरह वगैरह। आप इसको कैसे देखती हैं? आपको लग रहा है कि मतलब हम लोग जब ग्राउंड पे जाते हैं तो हम बहुत वॉइसेस सुनते हैं, हाउ यू लुक एट इट, और विपक्ष इस मुद्दे पर कितना तैयार दिख रहा है, या जो विपक्ष की रणनीति है कि हम इस मुद्दे के बजाय आर्थिक मसलों पर, पार्टिसिपेशन पर, सोशल जस्टिस पर, कास्ट के मुद्दों पर, कास्ट सेंसस के और पार्टिसिपेशन के फोकस करेंगे तो उनको डिविडेंड मिलेंगे। हाउ डू यू लुक एट इट मैम? देखिए, विपक्ष के सामने जो चुनौती है वो है करें तो क्या करें। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था एक बार जब प्रधानमंत्री थे कि मैं भाजपा से तो जूझ लेता, पर मैं राम से कैसे जूझूं। और पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने हूबहू वही चीज कही थी, भाजपा से हम लड़ लेते, राम से कैसे लड़े। और आज भी वो चुनौती विपक्ष के सामने है, कांग्रेस के सामने है कि राम से कैसे जूझे। अब मंदिर जाए, कमलनाथ ने एक तरह की राजनीति करके देख ली, उसका इतना असर नहीं हुआ क्योंकि राम का मुद्दा भाजपा से जुड़ गया है ओवर द इयर्स। और उसका फायदा जो मुझे लग रहा है 92 के बाद जितने इलेक्शंस हुई हैं, मैं मानती हूं उसमें राम मंदिर और अयोध्या निर्णायक नहीं था जी। एक मैनिफेस्टो में जुड़ता रहा भाजपा के, और वो अपने कोर फॉलोइंग को सेटिस्फाई करते रहे। लेकिन मुझे लगता है कि 24 के चुनाव में ये मैटर करेगा। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत मैटर करेगा और मुझे लगता है साउथ में भी करेगा। मैं पिछले हफ्ते सौरभ बनारस, अयोध्या, लखनऊ होके आई, और जो मैंने दृश्य देखे बनारस में, जो दृश्य देखे अयोध्या में, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, जो उनकी भावना है और उसका श्रेय जो वो देते हैं कि बन रहा है मंदिर फाइनली, वो तो 500 साल की स्ट्रगल की बात करते हैं। 49 से कहानी शुरू हुई है जबकि रामलला की मूर्ति को सैंक्टम सैंक्टोरम में रख दिया गया था और बाबरी मस्जिद डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर बन गया था। पर ये जो श्रेय है वो 500 साल की लड़ाई का चरम जो होता है ना, अंत, कंक्लूजन होता है, वो राम मंदिर का बनना। और वो जिस तरह से लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, मुझे तो वो एक वहां बैठ के ना गंगा की आरती, मैं 5 साल पहले भी वहां थी उसी घाट में, उस समय मुझे ये जहां तक याद है 2,500 करीब लोग होंगे। आज जब मैं बैठी थी वहां तो 70 से 80 हजार लोग थे और मेनली यंग लोग थे जो पूरे देश के कोने कोने से आए हुए थे। तो उनकी आस्था राम में, उनकी हिंदू आइडेंटिटी, उनकी एस्पिरेशन और कमंडल मंडल दोनों जुड़ गए। कमंडल वर्सेस मंडल नहीं है आज, जो कि कार्ड
विपक्ष मंडल 2 का इफेक्टिवली नहीं खेल पाया। कई कारण है उसके, पर इस तरफ मोदी की तरफ कमंडल और मंडल आज दोनों हैं। ओबीसी खासकर उनके साथ जुड़ रहा है और उनका चैलेंज ही वो है, बाकी कम्युनिटीज नहीं, कि ओबीसी को कैसे अपने साथ रखा जाए और जोड़ा जाए। तो एक जैसे होता है ना, हिंदू रिसर्जेंस भी हो रहा है वहां बैठ के, ऐसा लगा। वो रिसर्जेंस ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ है, वो हिंदू जो बैठे हैं ऐसा नहीं सोच रहे कि मुसलमानी को हारी भी हो, लेकिन उनकी अपनी एस्पिरेशन है, वो जुड़ गई है मोदी से। इस समय कई लोगों की इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है। एक मोटा मोटा विपक्ष इस चैलेंज को कैसे मीट करेगा वो अभी तय नहीं कर पाए हैं, और उनकी जो चेष्टा है वो अपनी पार्टीज को किसी तरह बचा के रखना आगे की लड़ाई के लिए, कि हम खत्म ना हो जाए। हमने यूपी पे विस्तार से बात की, मैं बंगाल का जिक्र कर रहा था। हम सब ने सुना अधीर रंजन चौधरी का वो बयान कि 2 सीटें तो हम इनके बिना भी जीत लिए थे। और ये जो लोकल लड़ाइयाँ हैं कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में कुछ बोल रही है, दिल्ली में फिर ये साथ में मीटिंग करते हैं, फिर भगवंत मान को कुछ बोलना पड़ता है, अधीर रंजन चौधरी वर्सेस ममता बनर्जी वर्सेस राहुल गांधी, इसको लेके कोई कोऑर्डिनेशन, कोई बात? और जो नीतीश कुमार की चिर इच्छा है, जिसमें हम बिहार के पत्रकारों से बात करेंगे कि अच्छा इनको कन्वीनर बना दिया जाए, फिर कहा गया कि नहीं इसके लिए ममता जी राजी नहीं है और कुछ एक नेता राजी नहीं है, फिर हुआ कि खड़गे जी को चेयरपर्सन बना दिया जाए। इनको लेके तो क्या चल रहा है ये डिफरेंसेस को दूर करने के लिए? देखिए, मैं इतना तो कह ही सकता हूँ थोड़ा निश्चिती के साथ कि बंगाल में मुझे नहीं लगता कुछ क्रेडिबल सीट शेयरिंग होंगे, कोई इफेक्टिव सीट शेयरिंग होंगे। कोई सिंबॉलिक बाद में हो जाए तो अलग बात है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि किस वजह से जो टीएमसी अपने जगह छोड़ देंगे कांग्रेस को। कोई ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस में अंदर से ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्जेंस हुआ है या कांग्रेस अपने बलबूते पे बंगाल में चुनाव जीतने की स्थिति में है। जो समस्या आपको मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में बोला, वही ऑर्गेनाइजेशनल इशू, लीडरशिप इशू और बहुत सारे अदर इश्यूज कांग्रेस का बंगाल में भी है। तो ऐसे पार्टी को लॉजिकली ममता बनर्जी के टीएमसी क्यों ज्यादा हिस्सा दे, क्योंकि टीएमसी और जो बीजेपी है उनके बीच में एक डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है। आप एक तरह से कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज लगभग एक मैं ये नहीं कहूंगा कि इररिलेवेंट है, बट एक फाइटिंग फोर्स नहीं है। तो ममता बनर्जी कुल मिला के फोकस करेंगे कि वो खुद बीजेपी के सामने लड़े, जो भी इश्यूज है उन सबको लेके। कांग्रेस को सीट देने का मतलब है, हो सकता है कांग्रेस हार जाए और नुकसान हो जाए, तो इसलिए ममता बनर्जी वुड बी वेरी केयरफुल कि कितना सीट कांग्रेस को दिया जाए। और बार बार ममता बनर्जी ही नहीं, बहुत सारे अदर लीडर्स भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस शुड फोकस जो जिस स्टेट्स में उनके बीजेपी के साथ डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है, जहां पे वो लगभग एक इरेलेवेंस पे खड़े हैं, वहां पे वो सीट ना मांगे। लॉजिकली ये करेक्ट भी है, लेकिन इसलिए और ऊपर से जो कांग्रेस के हेड है वहां पे अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी दोनों के आपसी रिश्ता ठीक नहीं है। जैसे कि आप दिल्ली में देख सकते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कई बार राहुल गांधी के साथ अपॉइंटमेंट भी मांगे, लेकिन राहुल गांधी अपॉइंटमेंट देने को तैयार नहीं है। और दिल्ली में कई सारे ऐसे नेता है, आप अजय माकन को ले सकते हैं जो राहुल गांधी के काफी करीबी है। इनके केजरीवाल के साथ रिश्ता अच्छे नहीं है, जब व्यक्तिगत रिश्ता ही अच्छे नहीं है दोनों ही स्टेट में, तो बहुत मुश्किल है कि इन सबसे उभर के एक समझौते पे आए और जो इफेक्टिव हो, पॉलिटिकली मीनिंगफुल भी हो। अरविंद केजरीवाल जी को भी लगता है कि आप खुद ही सक्षम है दिल्ली में, क्योंकि लास्ट 2 इलेक्शंस में ये देखा गया है बीजेपी को टक्कर देने के लिए। तो इसलिए दोनों ही स्टेट्स में मुझे नहीं लगता कि कोई भी सीट शेयरिंग होंगे, इफेक्टिव सीट शेयरिंग होंगे। पंजाब की बात भी मैं वही कह सकता हूँ कि आपस में दोनों ही पार्टी, आप देख सकते हो कैसे एक एमएलए को बार बार अरेस्ट किया जा रहा है कांग्रेस के। तो ये कोई लक्षण नहीं है कि एक तरह से जिसको कहा जाए कि एक अलायंस की तरफ या एक समझौते की तरफ एक मित्र दल जैसे बर्ताव करते हैं, ऐसा कोई लक्षण मुझे दोनों ही स्टेट में, तीनों ही स्टेट में दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी समय बहुत कम भी रह गया है,
तो नीरजा जी मेरे से अच्छा बोल पाएगी क्योंकि उनको ज्यादा जानकारी है, बट मेरे जानकारी से मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ भी होने वाले है इफेक्टिव सीट शेयरिंग। दो चीज़ों पे मैं आपका रिस्पांस चाहता हूँ नीरजा चौधरी जी। एक तो बीजेपी के जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने वाले लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उनकी अंदर खाने की बातचीत के बारे में अगर आपको कोई जानकारी हो अपने पुराने पॉलिटिकल सोर्सेज के हवाले से, और कांग्रेस में, इंडिया ब्लॉक में, जैसा हमारे साथी कौशिक ने कहा कि नीरजा जी ज़्यादा बता सकती हैं कि अंततः होगा क्या सीट शेयरिंग को लेके। देखिए, जो सामने आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है कि जैसे यूपी में अभी बातें आगे बढ़ी ही नहीं है, और वहां के जो शीर्ष नेता हैं सपा के, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया। वो कहते हैं हम रायबरेली अमेठी तो उनके बिना मांगे ही छोड़ देंगे कांग्रेस के लिए, पर क्या इनिशिएटिव है, कैसे सीट शेयरिंग करनी है, कोई पहल नहीं हुई है उनके। वो जो कह रहे हैं, ये भी नहीं हुआ है कि मीडिया से कैसे डील करेंगे, फंडिंग कहाँ से आएगी, ऑल्टरनेटिव नैरेटिव क्या बनेगा, इस चीज पे कोई बात नहीं है, ये उनका कहना है। अब 100 दिन रह गए हैं। मुझे तो लगता है कि इंडिया के थ्रू सीट शेयरिंग करना, कमेटी का अब गठन होना, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ममता बनर्जी कांग्रेस को डिसाइड करना पड़ेगा, नीतीश कुमार और कांग्रेस को डिसाइड करना पड़ेगा, स्टालिन अपने से करेंगे, केजरीवाल और कांग्रेस जो चाहेगी करेगी, और कांग्रेस की नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में तो वो करेंगे अपने से, और कर्नाटक में करेंगे, केरल में जो उनको करना है करेंगे। तो इंडिया की अहमियत ये है कि आप 6, 7, 8 आपके शीर्ष नेता जाके कैंपेन करें और एक माहौल बनाएं देश में। अभी तो बिल्कुल फील्ड को छोड़ दिया गया है भाजपा के लिए। मंदिर का इतना आगे जाके फायदा उठाएंगे भाजपा वाले, अभी तो शुरुआत है उसकी, और विपक्ष की तरफ से कुछ दिख ही नहीं रहा है कि क्या क्या करने जा रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है। अभी तो यही उनको समझ में नहीं जा रहा है कि 22 को कांग्रेस के नेता जाएंगे अयोध्या के नहीं, वो भी इतनी बड़ी दुविधा का विषय बन गया है। जी थैंक यू। लालमणि जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सौरभ, मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ। मैडम ने कांग्रेस की स्ट्रेटेजी की बात कही है ना, तो मैं कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं 14 जनवरी से, और कहा जा रहा है कि इसके थ्रू, हालांकि पहले ही क्लैरिफिकेशन दे दिया, डिस्क्लेमर, कि ये इलेक्शंस के साथ जुड़ के ना देखा जाए, लेकिन मैं कुछ स्ट्रेटेजिक बातें, मैं कल हैरान हुआ कि उत्तर प्रदेश के बाद जो सबसे ज्यादा समय दिया जा रहा है और सबसे लंबा जो रहेंगे वो असम में रहेंगे, और ऐसे इलाकों में रहेंगे एक सीट को छोड़ के, वहां पे कांग्रेस की जीत की संभावना बहुत कम है। मैं यही समझ नहीं पाया क्योंकि असम में इतने समय बिताने का क्या मतलब है, क्योंकि किसी भी लोगों को, ये असम के हो ना हो, जिनको थोड़ा बहुत भी पॉलिटिकल जानकारी है, वहां पे एक नौगांव करके सीट है जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, वो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा चलाए ना चलाए, वहां पे जीतने की संभावना है। अभी भी मैं कह रहा हूँ संभावना है, ये भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में, एक ऐसे स्टेट में इतना सारा समय बिताना, तो कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है ये मुझे थोड़ा सा हैरान करते हैं, क्योंकि प्लानिंग होना चाहिए। जहां पे आपको जीत की 25% चांसेस है, वो आप 50 या 70% तक ले जाए। जहां 70 है उनको 100 कर लीजिए। जहां पे जिस लोकेशन से, जिस ज्योग्राफी से वो गुजरेंगे, मैं असम की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं असम से आता हूँ, वहां पे जीतने की कोई संभावना बहुत ही कम है। तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आता है कि किस तरह से कांग्रेस अपने स्ट्रेटेजिक वो करते हैं। और अभी मैडम ने सही कहा है, इंडिया अलायंस के थ्रू कुछ भी इफेक्टिव और लॉजिकल मुझे कहीं भी एडिशनल फोर्स लग नहीं रहा है कि कांग्रेस और बाकी पार्टियों के गठबंधन होके कहीं भी ऐसा होगा जहां पे वो एक यूनिफाइड, जहां पॉसिबिलिटी है वहां पे एक यूनिफाइड फाइट बीजेपी के अगेंस्ट दे पाएंगे कांग्रेस। तो मुझे नहीं लग रहा है कहीं भी ये आसार है। जी थैंक यू लालमणि वर्मा जी, कौशिक डेका जी, नीरजा चौधरी जी, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने थॉट्स को हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सत्र की तरफ। नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी ईडी की सक्रियता पर और निशाने पर आए विपक्ष के नेताओं पर, फिर चाहे वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो, झारखंड में हेमंत सोरेन हो, या फिर पटना में तेजस्वी यादव। इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 पत्रकार,
स्टूडियो में हमारे साथ हैं मुनीश पांडे। बहुत बहुत स्वागत है मुनीश आपका। मुनीश है कि मुनेश है? मुनीश आज तक न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं। पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार के संतोष सिंह जी, जिनको आप लोग पहले भी कई बार देख चुके हैं नेता नगरी में। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से नेता नगरी में। और रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नौजवान पत्रकार आनंद दत्ता जी। आनंद दत्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में। प्रणाम, नमस्ते जी। मुनीश जी, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। आज जब आपसे मुखातिब हूं, एक तो वो सारे ट्वीट ध्यान आ रहे हैं कि कल सुबह ईडी की रेड पड़ेगी, परसों गिरफ्तारी होगी, आदि इत्यादि। और राज्यसभा में 3 लोग, स्वाति मालीवाल, संजय सिंह और नारायण गुप्ता। सुशील गुप्ता को इस बार टिकट नहीं मिला है। राज्यसभा को लेकर क्या अंदर खाने फैक्टर्स चले? ये बहुत प्रेडिक्टेबल नाम थे या कुछ सरप्राइज है इसमें? डिस्कशन हुआ या अरविंद केजरीवाल का इकलौता फैसला था, जैसा कई उनके डिटेक्टर्स इल्ज़ाम लगाते हैं? इस पे बताइए, फिर अगली खबर पे आएंगे। जी देखिए, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी थी कि जो पुराने नेता हैं उनको मौका दिया जाए, लेकिन कुछ जो नेता हैं उनके बदले में दूसरों को ही मौका दिया जाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं मेरे ख्याल से संजय सिंह, क्योंकि आपको याद होगा ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, आज की तारीख में जेल में है वो। लेकिन फिर भी संजय सिंह, जिन्हें कि बोला जाता है कि अरविंद केजरीवाल के बाद में सबसे महत्वपूर्ण नेता थे जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी थी, उनको अगर लेकर बात करें तो संजय सिंह जेल में रहेंगे लेकिन फिर भी वो सांसद बने रहेंगे, इस बात को तय कर दिया है। दूसरा, स्वाति मालीवाल का नया नाम आया। स्वाति मालीवाल को लेकर भी यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का भरोसा था उनके ऊपर और इसी वजह से कोशिश की गई कि एक महिला चेहरा और दूसरा जो भरोसेमंद है उसको मौका दिया गया। सुशील गुप्ता का पत्ता इस बार ज़रूर कट गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि राज्यसभा में जो सांसद जाएं वो उनके करीबी हों, जिनके ऊपर भरोसा जताया जाए। और ये बात तो तय है कि तीनों सांसद आम आदमी पार्टी के ही आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश ये ज़रूर की गई है कि जो सांसद हैं उनमें से कुछ को तो मौका दिया जाए, जैसे कि संजय सिंह, लेकिन कई नए चेहरे भी लेकर आए जाएँ। और ईडी की रेड और संभावित रेड को लेकर क्या है, कब तक समन स्किप होंगे? और अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो क्या वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे, कोई और नाम आएगा या वो कंटिन्यू करेंगे? जी देखिए सौरभ, जो प्रवर्तन निदेशालय है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकी छापेमारी इसी तरीके से चलती रहेगी और ये कोई नया पैटर्न नहीं है। अगर हम 2014 से लेकर अब तक कंपैरिजन करें और पिछले 10 साल के जो यूपीए एरा का था उसको अगर कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं ईडी ने जो मामले दर्ज किए हैं विपक्षी नेताओं पर वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। जैसे कि मैं अगर आंकड़े आपको बता दूं, 2004 से 2014 जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त 26 केसेस सिर्फ किए गए थे जो कि नेताओं के ऊपर किए गए थे। 26 में से भी 14 उस वक्त के विपक्षी नेताओं जो कि बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे और उसके अलावा 12 ऐसे लोग थे जो कि खुद यूपीए या यूपीए अलायंस के से जुड़े हुए थे या कांग्रेस के नेता थे। तो कुल मिला के 54% नेताओं पर ही सिर्फ कार्रवाई की थी ईडी ने उस वक्त। लेकिन जब ये नई सरकार आई उसके बाद से लेकर अब तक 4 गुना से भी ज़्यादा मामले हो चुके हैं। 120 से ज़्यादा ऐसे नेता हैं आज की तारीख में जिनके ऊपर जांच चल रही है ईडी की, जिसमें से 115 से ज़्यादा ऐसे नेता हैं जो कि विपक्षी पार्टी के हैं, यानी कि 95% वो नेता हैं जो कि विपक्षी पार्टियों के हैं। लेकिन सौरभ, ये भी ध्यान देने वाली बात होगी कि जब भी ऐसे मामले गए हुए हैं, जब आरोप लगाया गया है ईडी के ऊपर कि कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से ऐसा किया जा रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से ऐसा किया जा रहा है, सिर्फ विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा गया है, तो जब ये मामले कोर्ट में भी जाते हैं तो कोर्ट में जाने के बाद में चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, ज़्यादातर मामलों में, और आपको मैं रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ इसमें, मनीष सिसोदिया के बेल का मामला जब गया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि ईडी ने जो जांच की है, जो सबूत इकट्ठा किए हैं, उसके बिना पर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो ज़रूर हुई है और मनीष सिसोदिया को जेल में रहने की ज़रूरत है। जो बड़े मामले हैं उसमें भी हमने देखा कि किसी को राहत मिलती नहीं है। तो एक तरफ यह आरोप तो ज़रूर लगा सकते हैं कि सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिन नेताओं पर कार्रवाई हुई है उन्हें तो कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है। पंजाब और दिल्ली में सीटों के विभाजन को लेकर आम आदमी पार्टी के खेमे में क्या चर्चा है? जी देखिए, अगर लोकसभा को लेकर बात करें तो कांग्रेस की एक बड़ी मीटिंग थी और उसमें बड़ा ब्रेनस्टॉर्म किया इन्होंने कि भाई किससे कितना सीट बार्गेन करना चाहिए। लेकिन जब पंजाब में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत आई तो कांग्रेस के जो नेता हैं और जो स्टेट यूनिट के नेता हैं उन्होंने एक स्वर में कह दिया कि पंजाब में 13 सीटों पर
हमें अपने उम्मीदवार चुनने और वहाँ पे खड़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से वहाँ पे अलायंस हो नहीं सकता है। तो केजरीवाल जो है, आज की तारीख में अगर केजरीवाल को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महत्व उन्हें दिया नहीं जा रहा है इस पूरे इंडी अलायंस में। उसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि अगर पंजाब में बात कर लें तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वहाँ पर अलायंस करने के बाद में उन्हीं का नुकसान होने वाला है और बीजेपी का फ़ायदा होगा। और दिल्ली में भी अगर बात करें तो वैसा कुछ लग नहीं रहा है कि अलायंस होने के बाद में दोनों ही, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेस हो, एक साथ कोई सहमति बना पाए, क्योंकि कांग्रेस भी दावा करती है कि वो दिल्ली में अभी भी मजबूत है। पहले उनकी सरकार रह चुकी है, आज की तारीख में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल को भी ऐसा लगता है कि जब मौका मिल रहा है उन्हें ईडी के जो केसेस हैं उसको राजनीतिक तरीके से भुनाने का, तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए लोकसभा में अपने उम्मीदवार खड़े करो। अलायंस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी तक की सुगबुगाहट यही है। सौरभ, शुक्रिया पुनीश। अब रुक करते हैं संतोष सिंह जी का, जो पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष जी, सबसे पहले तो ये बताइए, नीतीश बाबू कन्वीनर बनेंगे या जेडीयू के नेता से बयान ही देते रहेंगे? नहीं, जेडीयू ने काफी अच्छी बैटिंग की है और उसका असर होता हुआ भी दिख रहा है। और कांग्रेस कैंप से भी बात करने से ये आ रही है बनेंगे। बोला कि मीडिया की स्क्रिप्ट से नहीं बनेंगे, आप लोग जिस रफ्तार से बनाना चाहते हैं हम लोग अब सीट शेयरिंग की बातचीत उन्होंने आज, हमको लगता है आज स्टार्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में मुझे लगता है, क्योंकि जो 5 मेंबर कमेटी है उसी कमेटी में से एक सदस्य के हवाले से, नाम नहीं बताना सही नहीं होगा, उनके हवाले से आ रही है कि बनेंगे। और आज भी मेरी बातचीत जेडीयू के कुछ लोगों से हुई, जो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से उनको भी यही फीडबैक दिया जा रहा है कि बनेंगे। और साइमल्टेनियसली सीट शेयरिंग की बात भी चल रही है कि उसमें मैंने जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि कांग्रेस बिहार में 8 सीटों पर दावा कर रही है। वो तो आप स्टार्ट करते ही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 4 या मैक्सिमम 5 सीट से ज्यादा ये कंसीड करेंगे। और जनरली राजद और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर लड़ेंगे, क्योंकि उनको सीपीआई एमएल और सीपीआई को भी एकोमोडेट करना है। ये पोस्टिंग चलेगी। इसी क्रम में हो सकता है कि थोड़ा सा कन्वीनर बना दें तो 4 के बदले में 5 दें। अदरवाइज अगर जेडीयू की तरफ से कहें तो उनका फॉर्मूला है कि 17-17 राजद और जेडीयू और 4 कांग्रेस और 2 सीपीआई-एमएल, क्योंकि सीपीआई-एमएल ने अच्छा किया था विधानसभा में, 12 सीट उनके कांग्रेस से बेटर स्ट्राइक रेट था, तो उस हिसाब से उनका बनता है। तो अभी तो यही चल रहा है। अच्छा, मैं संतोष जी आपसे अगला सवाल पूछूं, एक पर्सनल क्वेरी है मेरी, जरा 2 विंडो करिए। हाँ, ये पीछे 2 बड़ी खूबसूरत पेंटिंग दिख रही हैं, एक में भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, उसके ऊपर भी एक, ये कौन सी पेंटिंग है? पीछे पेंटिंग है वो हमारे श्रीमती जी का पेंटिंग है, भगवान बुद्ध की पेंटिंग है। उसके ऊपर में और इंडियन एक्सप्रेस का लोगो है, वो भी श्रीमती जी ने, चित्रा सिंह ने बनाया है। तो वो मैंने लगाया है, जो कि मेरे अखबार का लोगो है, तो मैंने लगाया है। अब बुद्ध को कौन नहीं लगाएगा? जी बिल्कुल, मेरी बार बार उधर नजर जा रही थी, मैंने कहा मेरे दर्शकों की भी जा रही होगी तो पूछ ही लेता हूं। अब ये बताइए, हम लोग इस सेगमेंट में चर्चा कर रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज की एक्टिविटी पर, ईडी और सीबीआई की। तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द कितना घेरा कस रहे हैं, कितना पॉलिटिकल है, क्या चर्चा है पटना में इसको लेकर? देखिए, हम लोगों को शुरू से शक था ये चीज कि वो अपीयर नहीं होंगे। जिस प्रकार की अपोजिशन की पोस्टरिंग हो रही है, अरविंद केजरीवाल के देखा आज वेस्ट बंगाल में जो हुआ, जिस तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम के साथ, वो आप देख रहे हैं। जिस तरह की हेमंत सोरेन की पोस्टरिंग है, तो पूरा इंडिया ब्लॉक की जो पोस्टरिंग है कि सेंट्रल एजेंसी का मिसयूज है, शुरू से ही ये तो खुल करके आरजेडी कहती आ रही है कि पॉलिटिकल वेंडेटा का टूल की तरफ से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमको लगता है सब लोग सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं कि भाई किस एक्सटेंट तक ये सेंटर जा सकती है सेंट्रल एजेंसी को इनके अगेंस्ट में, जैसा वो कहते हैं कि हम लोगों के अगेंस्ट में लॉन्च करके रखा हुआ है। तो ये कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है और कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि मान लीजिए कि गिरफ्तारी हो जाती है तब तो पॉलिटिकल टर्मोइल ही हो जाएगा। तो बहुत तरह की संभावना है और आशंका है। तो इसी के बीच में आया कि जाएंगे, फिर उनको हो सकता है कि राजनीतिक सलाह दी गई होगी कि मत जाइए। तो आज वो अपीयर नहीं हुए, एज शेड्यूल्ड जो था आज 5 का अपीयरेंस था, आज अपीयर नहीं हुए। आज तो उनका कोई प्रोग्राम पटना में खास नहीं है, कल का शेड्यूल प्रोग्राम है।
तो और जहां तक अटैक करने की बात है तो वो खुल करके इसके पहले राज्यसभा एमपी मनोज कुमार झा भी बोले हैं, और आरजेडी तो शुरू से बोलती रहती है। झंझारपुर में भी अटैक किया है कि सेंट्रल जो तेजस्वी की एक सभा थी उसमें बोला कि किस प्रकार के सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है आरजेडी जेडीयू खेमे में? लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, जो संभावित कैंडिडेट्स हैं उनको हिंट कर दिया गया है। तैयारी शुरू अब किस तरह से कर सकते हैं? तैयारी शुरू मतलब हाँ, एक इन ए सेंस कर सकते हैं, जब सीट शेयरिंग होगा वो फर्स्ट स्टेप है। यहाँ तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कांग्रेस बहुत मेजर स्टेक होल्डर नहीं है। हाँ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि 39+1 में एक सीट है तो वो कांग्रेस का ही है। तो अब कांग्रेस ये भी कर सकती है आरजेडी को, आपका तो 0 है, हमारा तो भाई 1 है, लेकिन इक्वल फार्मूला में मतलब सीट शेयरिंग का ये चल रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कांग्रेस को थोड़ा ग्राउंड कंसीड करने के लिए देती है कि नहीं है रीजनल पार्टी। और जेडीयू के एक बड़े नेता ने कहा कि हम लोग कांग्रेस को सर्वाइवल के लिए प्रयास करना चाहिए और वो रिवाइवल का प्रयास करने लगी है। तो वही दिक्कत हो रही है इंडिया ब्लॉक में कि आप जो स्पेस देना चाहिए रीजनल पार्टी को, जहां वहां दीजिए, जहां आप स्ट्रांग है वहां लीजिए। अब बिहार में आप 8 सीट मांगिएगा तो 8 सीट क्यों देंगे, किस बिना पर देंगे आपको? तो वो तो नहीं देगा, वो पोस्चरिंग है, वो नहीं देगा। मुझे लगता है कि मैक्सिमम 4-5 देगा। तो इन ए सेंस उस हिसाब से कह रहे हैं तैयारी शुरू हो गई है। और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए अब नीतीश कुमार धीरे धीरे रिकनसाइल कर रहे हैं कि आई थिंक ही वुड स्टे विथ इंडिया ब्लॉक। मुझे लग रहा है कि अगर कन्वीनर बना देगा तो उनको लगेगा कि कुछ कहने के लिए काडर के पास पार्टी को होगी, वो फील्ड में जाएंगे, बताएंगे राष्ट्रीय कन्वीनर है, प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, नारा जो लगता रहा है वो नारे भी लगते रहेंगे। तो ये सब चलेगा और उनको लगेगा कि सारी मुहिम ये जो हुआ उसके पूरे तरह से पायनियर इस सारे मूवमेंट अपोजिशन यूनिटी के थे, तो उसके बदले में जैसे कि आप कास्ट सर्वे कराया, एक नेशनल नैरेटिव दिया जिसको राहुल गांधी ने भी उसको ये किया था, काफी जो असेंबली के इलेक्शंस हुए उसमें उनको काफी बुनाया था। तो उनको लगता है इन सब चीजों करने के बाद कुछ तो मिले। मतलब ऑलमोस्ट आप देखिए कंप्लीट लॉबिंग है, फर्स्ट रंग, सेकंड रंग, थर्ड रंग, सब रंग के लीडर बोल रहे हैं कि बनना चाहिए, नेशनल कन्वीनर बनना चाहिए। विरोध कौन कर रहा है फिर? विरोध कौन कर रहा है इंडिया ब्लॉक में? क्या बता रहे हैं जेडीयू वाले? हो गया है कि चलो एक इनको कंसीड कर ही दो। मुझे तो ये लग रहा है कि हो सकता है कि इट जस्ट ए मैटर ऑफ फ्यू डेज। जेडीयू वाले क्या बता रहे हैं फिर? इंडिया ब्लॉक में विरोध कौन कर रहा है उनके कन्वीनर बनने पे? अगर सब कुछ इतना हंकी डोरी है तो अभी तक ऐलान क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस जो थोड़ा सा एक होता है ना कि ये आइडिया आ गया कि बनना है। अब देखिए, मुझे लगता है कि ये सेलेक्टिव जो लीक हुआ वो बनेंगे, वो दोनों तरफ से हुआ, जेडीयू से भी हुआ, पार्ट कांग्रेस से भी हुआ। ये नहीं कह सकते कि ये जेडीयू का प्लांट है, जैसा कि दिखाया जा रहा है कि सबने दिखाया कि ये बनने वाले हैं, कल बनने वाले हैं। वो मुझे लगा कि एक आइडिया फ्लोट हुआ, उसके बाद देखा गया कि हाउ ममता बनर्जी रिस्पॉन्स, केजरीवाल कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। और जो आरजेडी सब भी खुल के नहीं बोल रही थी, वह आरजेडी सब भी खुल के सपोर्ट कर रही है। तो वो इन्होंने एक तरह से कहिए कि कंसेंसस बिल्डिंग का एक प्रोसेस था और कांग्रेस कन्विंस भी कर रही है, जो कि डिसेंटिंग वॉइस हैं, खास करके 2 ही आदमी को रिजर्वेशन था, ममता बनर्जी को, अरविंद केजरीवाल को। तो वो मुझे लगता है कि ये लोग कह रहे हैं, कांग्रेस अब कह रही है कि नहीं मान जाइए इनको एक आप सेरेमोनी, क्योंकि हम खड़गे साहब को बना रहे हैं भाई, चेयरपर्सन बना रहे हैं, तो हमारी प्राइमेसी तो बनी रहेगी, आप उनको कंसीड कर दीजिए। वी आर नॉट प्रोजेक्टिंग पीएम नॉमिनी, इसीलिए देर हो रही है। और हो सकता है कि ये चूंकि अभी सीट शेयरिंग की बात चलेगी, जैसे कि मोहन प्रकाश को कहा गया है कि कांग्रेस की तरफ से आप बात कीजिए आरजेडी और इनसे जेडीयू से, तो वो कर रहे हैं। तो इसी क्रम में कंसेंसस बिल्ड होते हुए बीच में बिना कोई बड़ा शो करते हुए हो सकता है कि बीच में अनाउंस कर देंगे। 1 सप्ताह के अंदर मुझे लगता है कि मेरा जो पॉलिटिकल सेंस कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, 1 सप्ताह के अंदर में ये अनाउंसमेंट होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई सेंस। जी, एक आखिरी सवाल, बिहार में बीजेपी अपनी पजल कैसे सॉल्व करने की तैयारी में दिख रही है? देखिए, बीजेपी में क्या होता था कि जब वापस नीतीश कुमार आते थे, 2 सेट रहता था पहले, कि सेंटर स्टेट कहती थी कि भाई हम पूरा अलग हो करके पूरे काडर को बताते हैं कि चलिए इट्स गुड रिडेंस, हमने नीतीश कुमार को छोड़ दिया।
और हम तैयारी करते हैं, फिर आप लास्ट में ले आते हैं तो सब कुछ गड्ढम-गड्ढ हो जाता है, क्योंकि सेंटर की अपनी पॉलिटिक्स होती है। इस बार हमको लगता है कि सेंटर और सेंट्रल बीजेपी और स्टेट बीजेपी सेम पेज पर दिख रही है। उनका कहना है कि भाई हम जो उनको लाएंगे तो अपने टर्म्स पर लाएंगे, चीफ मिनिस्टर के रूप में लाने के लिए सहमत नहीं है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस बार अपने टर्म्स पे बीजेपी ज्यादा कह रही है कि नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर नहीं है उतनी, हमारी शर्तों पर होगा। और यहाँ के नेताओं को किसी को कुछ जानकारी नहीं है, दिल्ली बुलाया जाता है तो उनकी तरफ से यही कहते हैं कि बातचीत होती है कि भाई हमको मुख्यमंत्री देगा तब तो वो तो शर्त नीतीश कुमार मानेंगे नहीं, दैट वो किसी भी तरह से कंसीड नहीं करेंगे। तो हमको लगता है कि कहीं एक होता है ना कि वार्मिंग अप, बीजेपी इस बार कोई रेडिएंट फेस उनको नहीं दिखा रही है। तो बीजेपी हमको लगता है कि जो उनका स्क्रिप्ट था उस हिसाब से वो चल रही है कि जो भी अब चिराग पासवान रहेंगे, हो सकता है कि मल्ला को ले लें, कुशवाहा तो उनके साथ हैं ही, तो आप वो भी धीरे धीरे सीट शेयरिंग की तरफ हमको लगता है कि इन ए मैटर ऑफ ए मंथ वो भी उस तरफ से जाएंगे। क्योंकि जो भी अगर मान लीजिए कुछ होना है तो ये अगला 10 दिन, अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ सेटल हो गया है, 10 डेज क्रूशियल होगा। जो खड़मास का वक्त जो माना जाता है ना, तब तक इनको भी लग जाएगा कि हमने इंडिया ब्लॉक से हमको क्या मिला। अगर ये इनको कन्वीनर बना जाएगा तो मान लिया कि झारखंड की रैली है, वहां जाएंगे, जो थोड़े से इनका बड़ा फेस होगा और एक नेशनल पोस्टरिंग के साथ जाएंगे, तब ये बीजेपी के लिए भी सेटल हो जाएगा। चलो यार ये सेटल हो गया, अभी लोकसभा तक कुछ नहीं होना है, हम अपनी तैयारी करते हैं जी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी 10 दिन थोड़ा सा फ्लूइड स्टेट में पॉलिटिक्स है बिहार की। थैंक यू संतोष जी। आनंद दत्ता, रांची में क्या है राजनीतिक माहौल? आई फील लाइक टीवी एंकर। हेमंत सोरेन का सक्सेसर कौन होगा, क्या तैयारियां हैं विपक्षी खेमे में जो वहां सत्ता पक्ष में है? आनंद, रांची का माहौल सर बहुत ही गर्म है अभी, क्योंकि जिस इलाके में मैं रह रहा हूं वहां से लगभग मुश्किल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हेमंत सोरेन का घर है और लगभग 20 से 25 विधायक उसी के आसपास में वो रहते हैं। तो अभी जब 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद सबको कहा गया कि आप लोग फिलहाल कुछ दिन रांची छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये इतना प्रोसेस, ये लगातार मतलब एक मामले में 7 बार समन सीएम को क्यों किया गया है, और 7 भी जो जितने भी समन हुए एक के मतलब जवाब में सीएम हेमंत सोरेन आज तक ईडी ऑफिस नहीं गए। ये मामला है, रांची में एक इलाका है बड़गाई में एक जमीन की खरीद हुई थी। ईडी जब जमीन की जांच कर रही थी उस दौरान उस बड़गाई अंचल के एक अधिकारी थे भानु प्रताप प्रसाद, उनके घर जब छापेमारी हुई थी लगभग 10 से 12 पेटी कागजात मिले थे। उसमें से एक कागज ऐसा था जिसकी जमीन की कीमत 1 लाख मार्केट वैल्यू होनी चाहिए थी, उसको वो 15 से 20 लाख में वो उसको खरीदी गई थी। और ईडी को आशंका है कि वो जमीन तथाकथित तौर पर सीएम ने खरीदी और लेकिन वो किसी और के नाम पे खरीदी गई। ईडी के पास ये भी पक्का प्रूफ नहीं है कि उस जमीन की खरीद सीधे हेमंत सोरेन या हेमंत सोरेन परिवार में किसी व्यक्ति के नाम पर हुई है। तो ईडी उसी मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रही है, उनको समन भेज रही है। इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं है इस कागज में और इस प्रोसेस में। शायद यही वजह कि हेमंत सोरेन एक बार भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। अब ये बात आती है कि जब दोनों ही पक्ष ये बात समझ रहा है तो बार बार ये समन हो क्यों रहा है? तो जहां तक मेरी जानकारी और समझदारी कहती है वो ये है कि समन लगातार भेज कर इनके ऊपर दबाव बनाकर जितना डेंट लगाया जा सकता है इनके इमेज को वो लगाया जा रहा है। और इसका परिणाम ये भी हो रहा है कि जब आने वाले टाइम में अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं इसी साल में, तो जो कारोबारी हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो हेमंत या जेएमएम के नजदीक ना जाए, जिससे वो जो आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है इलेक्शन के लिए वो नहीं होगा। तो शायद हमको लगता है इस वजह से ये इतने ज्यादा रेड हो रहे हैं। और अभी तो लगभग झारखंड के जितने भी सत्ता पक्ष के जितने एमएलए हैं 2 या 3 को छोड़ के सब रांची में ही है। और लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग को लेकर भी कुछ बातचीत चल रही है इंडिया ब्लॉक में वहां पर? सर जहां तक हेमंत सोरेन की सबसे पहली बात की उत्तराधिकारी की जरूरत पड़ेगी क्यों? जरूरत पड़ने से पहले ही हेमंत सोरेन ने इसकी तैयारी कर ली है। यही वजह है कि 31 दिसंबर को ही जो जेएमएम के विधायक थे डॉक्टर सरफराज अहमद, उनसे इस्तीफा लिया गया। उसके बाद अगर वो रिजाइन करते तो विधानसभा के उपचुनाव नहीं हो सकते थे। अब ये हेमंत सोरेन मतलब कह सकते हैं हेमंत सोरेन ने स्थितियों को देखते हुए शानदार बैटिंग की है और विपक्ष के प्लान को पूरी तरीके से फेल किया है। अब अगर राज्यपाल के पास जो चिट्ठी पड़ी हुई है पिछले 1 साल से, अगर वो चिट्ठी खुलती है
जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि वो उसके मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन खुद, जहां से डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया है गांडेय विधानसभा, वहां से खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर हेमंत सोरेन को किसी भी परिस्थिति में, जिसकी की संभावना बहुत कम है, अगर जेल होती है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली पसंद खुद शिबू सोरेन होंगे, जिनको की राज्यसभा से इस्तीफा दिलाकर गांडेय उसी सीट से उनसे विधानसभा चुनाव लड़वाए जा सकते हैं। और अगर किसी कारणवश या फिर हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर पार्टी और कांग्रेस के लोगों से सहमति ले लेते हैं, तो कल्पना सोरेन को वहां से लड़वाया जा सकता है। तो हेमंत सोरेन के पास ये तीनों ही ऑप्शन है। राज्यपाल अगर रिजाइन करवाते हैं तो रिजाइन करके ये खुद चुनाव में आ जाएंगे, नहीं शिबू सोरेन, तीसरे नंबर पे कल्पना सोरेन। बीजेपी के खेमे में क्या तैयारियां चल रही हैं लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर? क्या अब निर्विवाद रूप से बाबूलाल मरांडी उनके नेता नंबर 1 है? बीजेपी का सर जो स्टेट यूनिट है वो लोकसभा पे इस वक्त बहुत ज्यादा फोकस में नहीं है। वो सबके सब फिलहाल ईडी और उसके इर्द गिर्द मामले ही घूम रहे हैं। पार्टी में जो एक धरा है उसका मानना यह है कि कांग्रेस के कुछ विधायकों को जो अभी भी संपर्क में है उनको सपोर्ट देकर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की नौबत लाई जाए, और अगर फ्लोर टेस्ट में हम उनको हेमंत सोरेन को हरा सकते हैं तो इसके लिए प्रयास किया जाए। दूसरा खेमा ये कह रहा है कि हम इस वक्त सरकार को गिराकर अपनी इमेज पे डेंट नहीं लगाना चाहेंगे। ऐसे में यह है कि इस सरकार को जितना ज्यादा से ज्यादा परेशान किया जाए, जितना उलझा के रखा जाए, उस कोशिश में लगी जाए। क्योंकि अगर हम इस सरकार को गिराते हैं तो वो जो जिस मुद्दे पर रोजगार और अन्य मुद्दों पर जिस सरकार को हम घेर रहे हैं वो नहीं घेर पाएंगे। फिर ये सिंपैथी वाला सारा मसला और सिंपैथी वोट हेमंत सोरेन के खाते में चला जाएगा। हमारे लिए विधानसभा की चुनाव कम से कम बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू आनंद। आप सुन रहे थे मुनीश, आनंद और संतोष जी को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का नेता नगरी यहीं पर समाप्त होता है। अपना ख्याल रखिए।